हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो क्षितिज बुक है, हिंदी बुक, उसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। और पहले चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। ये बहुत ही फेमस कहानी है और इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। आइए उनके बारे में 2 लाइन जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग कहानी की ओर चलेंगे। देखिए, प्रेमचंद जी, इनका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। प्रेमचंद जी से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा आपके इस चैप्टर से, तो उससे क्वेश्चन ये रह सकता है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन हैं, या फिर प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है, या फिर उनकी मृत्यु कब हुई है, या अगर इससे ज़्यादा हो तो उसमें पूछा जाएगा कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस गांव में। उससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेगा प्रेमचंद जी के बारे में। तो चलिए प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था और शिक्षा बीए तक की हो पाई थी इनकी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए ये। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। 1936 में इनकी डेथ हो गई थी। प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में अगर बात किया जाए तो मानसरोवर के 8 भागों, मानसरोवर कहानी जो है यह 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास थे। ये पत्रिकाएं भी संपादन किए हैं, जैसे हंस, जागरण, माधुरी आदि, ये सब पत्रिकाएं भी ये कर चुके हैं। इससे ज़्यादा आपके इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो चलिए शॉर्ट में कहानी को जानते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि किसान समाज के जो पशु की जो भावनात्मक संबंध का वर्णन है उसको इस कहानी में बताएंगे। इस कहानी में वह यह बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार प्रयत्न, मेहनत करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो ये हमने जाना शॉर्ट में। अब हम लोग कहानी में चलते हैं, कहानी की और कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, कहानी 3-4 पार्ट में बटी हुई है, तो हम लोग एक एक पार्ट को करेंगे, 2-3 वीडियो में यह हो जाएगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं दो बैलों की कथा। देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उन्हें यह पदवी दे दी है। पदवी यानी कि पद, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनानासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना ही सुना है ना ही देखा है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ कर
काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खाकर रह जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे पूरे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। देखिए, झूरी और काची यहाँ 2 पात्र हैं इस कहानी के, दोनों पति पत्नी हैं। तो इनके 2 बैल थे, इन दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। आगे देखते हैं। दोनों पक्षाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिन साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, दौल दप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर की यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते हैं तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते हैं। नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं, साथ नाद में मुंह डालते हैं और साथ ही बैठते हैं। एक मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी हटा लेता है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागता, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग के नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत में काम ना चलता तो और काम कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारी की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर से भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा,
पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैलें चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव लटका है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुओं वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, ये वे जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिपाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैल को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना मिल दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पिला खिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर जो कड़ी ताकीद कर दी गई थी, बैलों को खाली भूसा दिखा दिया। बैलों ने नाद में मुंह डाला और फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मलकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। चलिए, इस कहानी का पहला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। कहानी बहुत लंबी है तो दूसरे पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।